नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद हैं और चलिए इस शो की शुरुआत करेंगे और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल है तो सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। 9163329108 पर आप फोन करके अपने सवाल व्हाट्सएप करके हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, ये था सवाल पूछने का तरीका योर स्टॉक्स पर। लेकिन एक बार मार्केट का चेक ले लेते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स को भी हम शामिल करेंगे। और बाजार में हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी हावी है। सुबह जो संकेत भी मिल रहे थे, ग्लोबल संकेत भी आ रहे थे, वो भी कमजोरी ही थे और उसका असर आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस वक्त 130 अंकों से ज्यादा की कमजोरी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी में 75 अंकों की वीकनेस है और आज भी दबाव बनाने का काम कर रहे हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। अदानी एंटरप्राइजेस करीब 7% नीचे, हालांकि उतार चढ़ाव बना हुआ है स्टॉक्स में। अदानी ग्रुप के सभी शेयर्स आज नीचे थे, लेकिन कुछ स्टॉक्स में निचले स्तरों से रिकवरी भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक ऊपर है आज, हीरो मोटो, आईटीसी, अदानी पोर्ट्स और एक्सिस बैंक ये हरे निशान में आज कारोबार कर रहे हैं। वहीं निफ्टी के टॉप लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस तो नीचे है ही, उसके अलावा डीवीज लैब में लगातार गिरावट बनी हुई है। एचडीएफसी लाइफ, आयशर और टाटा स्टील भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लेकिन हम देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखाई दे रहा है। मिड कैप शेयरों में अच्छी रैली दिख रही है, कुछ नतीजों का एक्शन है आज। और इसी चक्कर में हम देख रहे हैं कि आज जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा दिखाई दे रही है एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर हम देखेंगे तो ये था मार्केट का एक्शन। अब एक्सपर्ट्स को भी ज्वाइन करते हैं और हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के सौरभ जैन और प्रिसिशन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। मंदार, सबसे पहले आपसे राय जानना चाहेंगे। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और कमजोरी काफी देखने को मिल रही है। 17,720 के पास दिन के निचले स्तर पर बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है। क्या लग रहा है आपको यहाँ से और कितनी वीकनेस दिखाई दे रही है और कौन से लेवल सही नजर आ रहा है अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो? पूजा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता नहीं कि बाजार में यानी जिस तरीके से बाजार ट्रेड कर रहा है, अभी फिलहाल 135 पॉइंट्स डाउन है, लेकिन इसको मैं उस तरीके का वीकनेस नहीं कहूंगा। एक इंडिसीजन काइंड ऑफ अ ट्रेड रहेगा ये ज्यादा से। और जो लेवल्स पे हम फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। 17,500, 17,450 ये सपोर्ट बनते हैं। ऊपर में 17,800, 850 ये रेजिस्टेंस बनता है। और जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों में एक शॉक से गुजरा है बाजार, तो मुझे लगता है कि ये पीरियड है उस शॉक से उभरने का। और जैसे कि हमें पता है कि आरबीआई पॉलिसी चल रही है, वेडनेसडे को उसका आउटकम आएगा, उसके बाद बाजार को एक ट्रेंड डिसाइड करने में आसानी होगी। फिलहाल अगले 2 दिन इसी तरीके का ट्रेड बना रहेगा, एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। बाजार ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। अब आज अभी तक तो 135 पॉइंट नीचे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये 135 पॉइंट नीचे रहेगा आज के दिन। हमें रिकवरी भी देखने को मिलेगी। और इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर देखते हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा खासा बाइंग भी देखने को मिल रहा है। तो दोनों तरीके का ट्रेड है। एक इनडिसीजन का दौर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। इंडेक्स पे ट्रेड ना करें, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोनों तरफ का एक मूव देखने को मिलेगा। आरबीआई पॉलिसी के बाद हमें डायरेक्शन अच्छी मिलेगी, उसके बाद अगर ट्रेड बनाते तो ज्यादा बेहतर होगा। इंडेक्स को लेकर ये भी लेके चलिए फटाफट आपके सवालों को अब शो में शामिल करेंगे। नागपुर से राजेंद्र हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? नमस्कार जी, मेरे पास कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर है 400 शेयर, 130 रुपए 35 पैसे के रेट में। कैस्ट्रॉल के 132 रुपए के भाव पर 500 शेयर हैं। 118 रुपए के आसपास का भाव फिलहाल हम देख रहे हैं। आपके खरीद भाव से थोड़ा सा नीचे है ये शेयर। हालांकि आज के सत्र में थोड़ी सी चढ़ने की कोशिश कर रहा है ये शेयर, लेकिन लगातार इसमें प्रेशर बनते हुए हमने देखा है। इस पर आपकी क्या राय होगी? मंदार, क्या करना चाहिए कैस्ट्रॉल के शेयर में? इसमें ब्रेकआउट कब आएगा, कोई संकेत मिल रहा है आपको? मंदार प्लीज पहले अनम्यूट करें फिर जवाब दीजिए।
अभिषेक, देखिए, इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे सपोर्ट बनता है। ये जो 115 की जो लेवल्स हैं, यहाँ पे इस स्टॉक में सपोर्ट है, यानी पिछली बार भी जब इसमें बिकवाली देखने को मिली थी, यही लेवल से इस स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिला था। अब फॉर्मेशन चार्ट का जो प्राइस फॉर्मेशन है, उससे ऐसे तो लगता नहीं कि इसमें बड़ी मूव या बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन स्टॉक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए होल्ड की राय होगी। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 112 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 112 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इसमें जो बड़ी वाली मूव है वो हमें, यानी करंट ये जो अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके स्टॉक बाउंस बैक करता है तो इनको 130 से 135 के भाव तो मिल सकता है, लेकिन इसमें जो एक बड़ी सी तेजी है, बड़ी सी अपमूव अगर इसमें आनी हो तो 135 का रेजिस्टेंस जब भी ये ब्रेक करेगा, उसके बाद इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो होल्ड कीजिए, सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, 112 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो 112 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है कैस्ट्रॉल में। अगला सवाल आईटीसी पर आया है, व्हाट्सएप पर हमें संतोष जी ने भेजा है और आईटीसी के इन्होंने 11,100 शेयर्स इनके पास है। ओके, तो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है, 183 के लेवल पर। जब हम देख रहे थे कि मार्केट ही ओवरऑल डाउन था, स्टॉक में भी भारी गिरावट थी, तब इन्होंने एंट्री ली। क्लियरली फ़ायदा उसका इनको इस वक्त मिल रहा है, तो कंग्रेचुलेशंस। और देखिए, शानदार मुनाफा है इसको इस स्टॉक में इनको इस वक्त। आपसे सवाल होगा सौरभ, क्या करना चाहिए आईटीसी में? अभी तो अच्छे गेन पे हैं, कल नतीजे भी आए, नतीजे भी अनुमान के मुताबिक ही थे। लॉन्ग टर्म निवेशक लग रहे हैं, अभी भी बने रहने की सलाह देंगे या फिर पार्शियल प्रॉफिट इन्हें बुक कर लेना चाहिए आईटीसी में? जी नमस्कार जी। जी मुझे लगता है कि क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबी अवधि के लिए लिया है और स्टॉक भी काफ़ी अच्छा, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और मार्केट ने काफ़ी समय के बाद स्टॉक को रीरेट किया है, तो मुझे लगता है लंबी अवधि के लिए इन्हें रख लेना चाहिए। अभी अगर आप नतीजे भी देखेंगे तो जो एफएमसीजी बिज़नेस है उसने काफ़ी अच्छा तकरीबन 18 से 19% का ग्रोथ दिखाया है। सिगरेट बिज़नेस में भी वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है और बाज़ार का ये मानना है कि जो एक 16% का जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा है वो बहुत कम बढ़ेगा कंपनी पे, क्योंकि वो एक खास सेगमेंट पे है जिससे 1 या 2 रुपए का खास एक सिगरेट पे फ़र्क पड़ेगा। तो कंपनी ने बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट भी बीच में लॉन्च किए हैं और इसकी वजह से कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। जो दूसरे बिज़नेस है, चाहे वो होटल बिज़नेस हो, चाहे वो पेपर बिज़नेस हो, सभी बिज़नेस अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 1-2 साल में जो स्टोरी पैन आउट होने वाली है डीमर्जर की, होटल बिज़नेस अलग होना है, एफएमसीजी का दूसरा बिज़नेस अलग होना है, उससे भी काफ़ी शेयर होल्डर की वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो मेरी समझ से अगर ये चाहें तो थोड़ा-सा 20 या 10-15% बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म और अभी 1-2 साल रखने में भी कोई प्रेशर नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है। आप इसमें बने रहें। आईटीसी पर ब्रोकरेजेस का व्यू भी बेहद पॉजिटिव है। 450 रुपए तक के टारगेट्स यहां से निकल के आ रहे हैं। नतीजे अच्छे रहते, मुनाफे में 22% का ग्रोथ और एफएमसीजी वॉल्यूम भी बेहद शानदार रही है आईटीसी के लिए और हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी है। 385 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले बाजार पर जरा एक नजर डालेंगे, क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं गिरावट बढ़ गई है। इस वक्त जो कमजोरी है करीब करीब 150 अंकों के आसपास की है, 17,700 के आसपास है निफ्टी। सेंसेक्स की बात करें तो 450 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक था हरे निशान में, वहां पर भी अब 150 अंकों के आसपास की कमजोरी इस वक्त में देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक कुछ खबरों के आधार पर हमने देखा था कि एक्शन बना था शेयर में, आज वो कंटिन्यू हो रहा है। 2% के आसपास की मजबूती है, निफ्टी का टॉप गेनर भी है, लेकिन उसके अलावा ज्यादा कहीं कुछ पॉजिटिव दिखेगा नहीं। एक्सिस बैंक में हम जरूर देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की आज मजबूती दिख रही है, लेकिन दूसरी ओर अडानी एंटरप्राइजेज आज फिर से कमजोर है, करीब 7% नीचे ये शेयर है। डिवीज लैब नतीजों के बाद लगातार पिट रहा है ये, और हम देख रहे हैं कि 3-4 सत्र में ही तकरीबन ये 15-20% शेयर ये नीचे आ गया है। एचडीएफसी लाइफ, आयशर, हिंडाल्को, ये कुछ और शेयर हैं जो बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, लुधियाना से मोहित को साथ में जोड़ेंगे। मोहित नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार जी। जी मेरे पास ट्राइडेंट के स्टॉक्स हैं जी 2000 स्टॉक्स एट द रेट ऑफ ₹3.90। माय टाइम होराइजन इज 3 years। मोहित, ₹3.90? कब आपने लिए थे शेयर? ये मार्च 2020 कोविड टाइम में ना। मार्च 2020 कोविड टाइम में आपने लिया और आपने 65-70 के भाव देखे। आपको लालच नहीं आया कि आपके भाव से तकरीबन 15-20 गुना शेयर हो गया, बेच देना चाहिए? नहीं, लालच नहीं आया क्योंकि आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है, बिल्कुल कड़क।
भरोसा कायम है बाजार को लेकर, और लंबी अवधि के जो निवेशक होते हैं उनका एटीट्यूड भी अलग होता है कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाजार कितना वोलेटाइल है, बस कन्विक्शन होना चाहिए शेयर को लेकर और उसके कारोबार को लेकर। लेकिन कारोबार इसका है कैसा? सौरभ जी, ट्राइडेंट हमने देखे थे कि पीएलआई स्कीम का बूस्ट था, शेयर लगातार अपर सर्किट बना रहा था 2021 में। 2022 में हमने वो तेज़ी कमाई, वो दौर हमने पीछे छोड़ा और एक कंसोलिडेशन वाला फेज कहीं न कहीं आ गया और भाव गिर के 30 रुपए के आसपास पहुंच गए। अब थोड़े से रिकवरी मोड में है, कहीं न कहीं स्थिर हो गया है शेयर। ये यहाँ से आप फिर से क्या वो चाल देख रहे हैं? हालांकि उतनी बड़ी तेज़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ से अब डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, अब निवेशित रहना चाहिए आराम से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि डाउनसाइड यहाँ पर इसलिए प्रोटेक्टेड है क्योंकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट थी वो काफी बढ़ गई थी इन कंपनियों के लिए। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट धीरे-धीरे नीचे आ रही है। मुझे लगता है कि जितना डाउनसाइड में स्टॉक में आना था वो आ गया है। और आगे जनरल अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री ऑप्टिमिस्टिक है बिजनेस को लेके। तो मुझे लगता नहीं कोई परेशानी है। आप इसमें ज़रूर बने रह सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये ट्राइडेंट पर राय, अभी भी बने रह सकते हैं आप इस स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ संतोष जी जुड़े हैं। संतोष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी संतोष जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो हेलो मैडम। हाँ जी सर, मेरा सवाल सर, एक तो सर मैंने क्या नाम है रिलायंस ले रखे हैं सर, ये 2370 के भाव में ले रखे हैं सर, 50 शेयर। और सर ये मेरे पास सर टाटा पावर भी है सर 220 के रेट में। और अभी मैंने सर बजट से पहले LIC के और सर ये BEL के शेयर लिए हुए हैं सर मैंने। इनका भी मैं जानना चाहता हूँ सर, क्या होल्ड करूँ? मैं होल्ड कर सकता हूँ वैसे 1-2 साल के लिए। ठीक है। रिलायंस, टाटा मोटर्स, BEL और LIC, इन पर इनका सवाल है और कुछ लेवल्स, ओके, टाटा पावर पर इनका सवाल है और रिलायंस, LIC लिया हुआ है इन्होंने, BEL लिया हुआ है और रिलायंस पर भी इन्होंने सवाल पूछा। एक बार लेवल्स थोड़ा सा फिर से रिविजिट करना होगा, बट ये सभी स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। मंदार, आप सजेस्ट करिए, जो चुनाव है इनका वो कैसा लग रहा है आपको? अभी भी बने रहे, एक एक करके अगर स्टॉक्स देखेंगे, रिलायंस में, टाटा पावर, LIC, BEL, इन सब में इन्होंने लिया हुआ है, कुछ बदलाव करने की राय देंगे या फिर जो सिलेक्शन है उसी के साथ इन्हें जाना चाहिए? पूजा जी देखिए, बेसिकली ये जो 4 स्टॉक्स है इनमें फिलहाल जो वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है वो एक LIC है। बाकी के स्टॉक्स अगर देखें तो कंसोलिडेशन में हैं, यानी रिलायंस से अगर शुरुआत करते हैं तो रिलायंस देखते हैं तो 2250, 2300 इस तरीके का सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर में 2750, 2800 इस तरीके का एक रेजिस्टेंस बना है और पिछले 1 साल से ये रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अंडर करंट इस स्टॉक में पॉजिटिव है। अगर 3 से 5 साल का व्यू है तो मुझे लगता है कि रिलायंस में पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 2100 का होगा और आगे जाते हुए इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आएंगे। दूसरा जो स्टॉक है इनका टाटा पावर के केस में अगर पिछले 2-2.5 साल का अगर ट्रेड देखते हैं तो ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ 200-190 का सपोर्ट है इस स्टॉक में और ऊपर की तरफ 230, 250, 280 इस तरीके के रेजिस्टेंस हैं। तो मुझे जिस तरीके का एक टाटा पावर में हमने एक अपमूव देखा कोविड के बाद, उस तरीके से ऐसे लगता है कि और एक 6 महीने से 1 साल तक ये यही लेवल्स पे कंसोलिडेट होता रहेगा। लेकिन स्टॉक सपोर्ट पे है इसलिए पोजीशन तो होल्ड है। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 185 का होना चाहिए। 185 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। टाटा पावर में स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है इसलिए बाय कीजिए। 185 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में ये बहुत बार 225, 230 तक चलता है, वहां चलेगा तब प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। इस तरीके का स्ट्रैटेजी इसमें यूज कर सकते हैं। अब जो तीसरा स्टॉक है LIC एक ऐसा स्टॉक है, ये 4 स्टॉक्स में कि जिसमें डाउन ट्रेंड है, यानी लिस्टिंग के बाद हमने देखा है कंटिन्यूअसली ये गिरते हुए जा रहा है। जब भी ये ऊपर चलने की कोशिश करता है ऊपर में बिकवाली आ जाती है, स्टॉक फिर से नीचे आ जाता है। लेकिन करंट लेवल्स पे सपोर्ट है, 580 से लेके 585 ये जो लेवल्स हैं ये सपोर्ट लेवल्स हैं, इसलिए इनमें भी होल्ड करने की राय होगी। फिलहाल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। 575 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में चलेगा 660, 700 तब प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू होगा तो 575 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और जो लास्ट वाला इनका स्टॉक है BEL, भारत
मंदार आप फिर से शायद म्यूट हो गए हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, मैं बीएल के बारे में बात कर रहा था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इस स्टॉक में भी पिछले 3 साल में बहुत बढ़िया सी मूव देखने को मिली। स्टॉक 20 रुपए से ऊपर में 110 115 रुपए तक चला, तो 5 टाइम्स रिटर्न ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। तो इसलिए ऐसे लगता है कि अगले 1 से 2 साल इस स्टॉक में कंसोलिडेशन पॉसिबली देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ 90 और 85 का सपोर्ट है, ऊपर में 110 115 का इसमें रेजिस्टेंस है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो, 3 से 5 साल का अगर व्यू रखते हैं, तो ये चारों के चारों स्टॉक्स बहुत बढ़िया है और होल्ड करने चाहिए। इनमें लॉन्ग टर्म के व्यू से 3 से 5 साल के व्यू से अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। ठीक है संतोष जी, आपने बढ़िया शेयर चुने हैं और जो स्टॉप लॉसेस बताए हैं मंदार ने उसको फॉलो कीजिए और शेयर में बने रहिए। निश्चित तौर पे आपके स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं, LIC, रिलायंस, टाटा मोटर्स, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसको होल्ड कीजिए। LIC चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं, 575 का स्टॉप लॉस वहाँ पर आपको लगाना है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से विक्रम हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। विक्रम नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको, कौन सा शेयर है आपके पास? सर नमस्कार। जी। सर मेरे पास जो है अभी श्री राम प्रॉपर्टी का 590 शेयर। श्री राम प्रॉपर्टीज कितने शेयर हैं आपके पास? 590 सर। 590 शेयर। भाव सर 76.32। भाव 76 रुपए का है, शेयर है 590। कम्युनिकेशन में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया है, इसको हम करेक्ट करके फिर से हम प्लेट को लेके आएंगे। ठीक है, 76 रुपए के आसपास के भाव पर है श्री राम प्रॉपर्टीज के। 68 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लोअर लेवल से रिकवरी करने की कोशिश है। 58 रुपए के आसपास तक शेयर गया था, वहां से अब 10 रुपए संभल के 68 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सौरभ जी, श्री राम प्रॉपर्टीज हालांकि ये एक सस्ता स्टॉक है, लेकिन बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया नहीं है। हाल फिलहाल कई सारे कंपनी ने एक्विजिशंस भी किए हैं। आपको लगता है कि अब ये सही एक सौदा साबित हो सकता है, इसमें बने रहें, बढ़िया रिटर्न कमा कर देगा शेयर ये? देखिए कंपनी काफी छोटी है, तकरीबन 1100-1200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और तकरीबन 200-250 करोड़ का रेवेन्यू करती है। 15-20 करोड़ रुपए की अर्निंग आती है। छोटी काफी कारोबार इनका छोटा है। अगर आप प्रॉपर्टी क्षेत्र में ही पैसा लगाना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको बड़ी कंपनी के साथ रहना चाहिए, जहां पर जिस तरह का अभी समय चल रहा है, ब्याज दर ऊपर जा रहे हैं और जो प्रीमियम सेगमेंट खासकर काफी अच्छा कर रहा है अफोर्डेबल सेगमेंट से। जैसे कि हमारे पास विकल्प है DLF का, जो दिल्ली NCR की मार्केट का बहुत बड़ा प्लेयर है, जो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। वैसे विकल्प ज्यादा अच्छे रहेंगे। छोटी कंपनी है, हम इसे कवर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपको प्रॉपर्टी क्षेत्र में जाना है तो DLF जैसी कंपनी का चयन करें, इससे बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इससे बाहर निकलने की राय आपको दी जा रही है इस वक्त स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ दीपक जुड़े हैं। दीपक जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मेरे पास स्पाइस जेट के 1000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 75 और PNB है 2000 शेयर एट द रेट 56। लॉन्ग टर्म भी हुए। दूसरा स्टॉक कौन सा बोला आपने? पंजाब नेशनल बैंक 2000 एट द रेट 56। PNB का? हाँ जी 56। ओके, ठीक है, एक एक करके इस स्टॉक पे सवाल लेंगे। PNB तो आपके खरीद के पास ही इस वक्त कारोबार कर रहा है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे भी आया है ये स्टॉक, बट आपको सजेस्ट करते हैं स्पाइस जेट 1000 शेयर्स 75 के भाव पर लिया हुआ है और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूटा भी है। हालांकि आज जो इंडिगो के नंबर्स आए उसके बाद एक हल्की तेज़ी हम ज़रूर देख रहे हैं स्टॉक में, हल्का हरे निशान में है। लेकिन अगर सिर्फ जनवरी से लेकर अभी तक देखें इसी साल में तो करीब करीब 9% टूट चुका है। पिछले एक साल में 40% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। सौरभ, स्पाइसजेट लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना क्या सही होगा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी खरीद से काफ़ी नीचे आ चुका है ये स्टॉक? क्या कुछ भी रिकवरी के आपको आसार दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए इन्हें बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर ले स्पाइसजेट से? बैलेंस शीट काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, नेगेटिव नेटवर्थ है और कंसिस्टेंटली लॉस दे रहा है और इसका जो रूट्स हैं, जो बिजनेस है वो भी काफी कम है अगर हम इंटरग्लोब की बात करें उसके मुकाबले में। मुझे लगता नहीं कि जिस तरह का अभी हम ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं, एयरलाइंस पूरे उड़ रहे हैं, पैसेंजर लोग जो एवरेज रेवेन्यू पर पैसेंजर है वो भी बढ़ रहा है, ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ रही है, वो सबका कोई खासा फायदा स्पाइसजेट को मिलेगा।
इस तरह की इंडस्ट्री में वैसे भी आपको टेक्निकल अप्रोच लेनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है कि कब एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, कब एनर्जी कॉस्ट घट रही है, मार्केट शेयर कैसा है, कंपनी कैसी है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है स्पाइसजेट एक कमजोर प्लेयर है एविएशन इंडस्ट्री में। ओवरऑल मेरी ये सलाह रहेगी कि आप कोशिश करें इसमें से निकलने के लिए, और बैंकिंग जैसे क्षेत्र में अगर आप जाना चाहें, या ऑटो जैसे या कैपिटल गुड क्षेत्र में अगर आप पैसा लगाना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो बैंक पीएनबी तो है ही आपके पास, उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। स्पाइसजेट में कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। दूसरा सवाल इनका पीएनबी पर था, ये इन्होंने 56 पर लिया हुआ है और यहाँ पर भी इनको हल्का नुकसान हो रहा है। 1000 शेयर्स इन्होंने 56 रुपए के पर एंट्री ली हुई थी। मंदार, आप सजेस्ट करिए पीएनबी में क्या करें? थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने ले लिया है इस स्टॉक को, अभी क्या करना चाहिए पीएनबी में? पूजा जी देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि इनका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो मुझे लगता है कि पीएनबी तो होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू से। और इसके पीछे का रीजन ये है कि ऐसा पहली बार हो रहा है 10-12 सालों में कि स्टॉक एक साइंस दिखा रहा है ट्रेंड चेंज होने के। यानी अगर 2010 से अब तक का चार्ट देखते हैं तो ऊपर की लेवल्स पे स्टॉक में कंटिन्यूअसली बिकवाली देखने को मिली थी, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। अब कोविड के बाद ऐसा हुआ है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बना है। जब ये स्टॉक 30 रुपए से लेके ऊपर में 43-45 के लेवल्स तक ट्रेड कर रहा था, इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद पिछले साल हमने देखा कि स्टॉक ये लेवल्स ब्रेक करके ऊपर चला। तो इसका मतलब ये है कि बेस फॉर्मेशन के बाद अब ये स्टॉक ट्रेंड चेंज कर रहा है। जो अब तक का डाउन ट्रेंड एक बना हुआ था वो अब ट्रेंड चेंज होके अप ट्रेंड में ये कन्वर्ट होगा, और उसी तरीके का इस स्टॉक में फॉर्मेशन फिलहाल तो बन रहा है। इनकी जो पोजीशन है उसके लिए मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 40 रुपीज का, 40 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। और मुझे लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में स्टॉक में और अच्छी अपमूव देखने को मिलेगी। अगर मैं इसका मंथली चार्ट देखता हूं तो इसमें जो एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है वो सीधा मुझे 100 रुपए के आसपास दिखता है। तो अगर 3 से 5 साल का व्यू हो तो इस स्टॉक में अप ट्रेंड इंटैक्ट रहेगी। जो स्टॉप लॉस है वो 40 रुपए का स्टॉक में होना चाहिए। ठीक है, 40 रुपए का स्टॉप लॉस पीएनबी के लिए इसमें बने रहिए, और इस पर बड़े निवेशकों का, बड़े एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम है पीएनबी के शेयर को लेकर, और यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है इस बैंक के। आगे बढ़ेंगे, कानपुर से उमा हमारे साथ हैं। उमा नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? उमा से हमारा संपर्क टूट गया। इनके पास जो शेयर है उसकी सूची इन्होंने हमें भेज दी है, एक ही शेयर इनफैक्ट, सालासार टेक्नोलॉजीज, और ये शेयर है 1900 की संख्या में 56 रुपए के आसपास के भाव पर 45 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। थोड़े ऊपरी स्तर पर लिए हैं सौरभ जी, क्योंकि हमने देखा है सालासार टेक ने पिछले एक साल में बहुत ही ज़बरदस्त चाल दिखाई है। 20 रुपए के स्तरों से करीब करीब 50-55 तक ये गया था, और उसी भाव के आसपास इन्होंने लिया है, थोड़े से ऊपर लिए हैं। क्या आपको भरोसा है कि थोड़े नुकसान में अभी ज़रूर है, लेकिन निवेशित रहे तो फायदा होगा इसमें? कहना मुश्किल है कि स्टॉक जिस तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट को, और बिजनेस भी, कारोबार भी काफी छोटा है। इस तरह के जो बिजनेस होते हैं उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है, और इसके फाइनेंशियल्स में भी काफी हद तक वही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कंपनी का चयन करना मुनासिब नहीं होगा, मेरी सलाह से निकल जाए। सालासार टेक से निकल जाने की सलाह है। थोड़ा सा बिजनेस को जो कि विजिबिलिटी नहीं है, और यहाँ से जो प्रदर्शन दिखाया है शेयर ने उसको जारी रख पाएगा या नहीं, उसको लेकर थोड़ी सी आशंकाएं हैं। एक हमारे खास सेगमेंट का कमोडिटी की ABCD, और विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास रिसर्च लेकर। कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले हैं कॉटन कॉन्ट्रैक्ट की। कॉटन कॉन्ट्रैक्ट का नया वायदा अब लॉन्च हो रहा है। लंबे समय के बाद, काफ़ी इंतजार था इस कॉन्ट्रैक्ट का, सस्पेंड कर दिया गया था पिछले साल। उसके बाद अब नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। 13 फरवरी को लॉन्च होगा। अप्रैल, जून और अगस्त 3 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ इसमें शुरुआत होगी। नया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, क्या इसकी खासियत होगी? सबसे खासियत होगी कि इसकी जो ट्रेडिंग यूनिट है और डिलीवरी यूनिट वो बदल के 48 कैंडी कर दिया गया था। पहले 25 बेल्स था। एक बेल्स में क्या होता है, 170 केजी होता है, और एक कैंडी में 356 केजी के आसपास होता है। तो ये फर्क है। बेस
वैल्यू अब प्रति कैंडी के हिसाब से तय होगा और जो डिलीवरी भी यूनिट होगी वो ट्रेडिंग यूनिट के बराबर है। ट्रेडिंग यूनिट यानी जो प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा कॉटन का, वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा। एक गांठ में जैसे मैंने कहा था 170 केजी और एक कैंडी में 355.5 से 356 केजी के आसपास का एक कैंडी होता है। अब बात करते हैं कि टिक साइज क्या होगा। पहले 10 रुपए के आसपास का टिक साइज था, अब 20 रुपए हो जाएगा जब नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, जब 13 फरवरी से। इसके बाद डिलीवरी सेंटर की बात कर रहे हैं, पहले से ज्यादा डिलीवरी सेंटर है, ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए अब यवतमाल, जालना, कंडी, मुंद्रा, आदिलाबाद डिलीवरी सेंटर तो पहले भी थे। अब नए जो हैं इंदौर, भीलवाड़ा, गुंटूर, रायचूर, सलेम सहित कई सारे नए डिलीवरी सेंटर अब ऐड किए गए हैं ताकि पार्टिसिपेशन हो। सबसे अच्छी बात है कि इसमें ओपन रखा जाएगा। किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत होगी तो पार्टिसिपेंट जितने तरह के होंगे उनकी फीडबैक लिए जाएंगे और इसमें बदलाव भी किए जाएंगे। अगर आपको ट्रेड करना है तो शुरुआती मार्जिन आपको 8% देना पड़ेगा, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन 1%, फिर जो भी वॉलेटिलिटी के हिसाब से मार्जिन आपके घट-बढ़ होते रहेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दें, कॉन्ट्रैक्ट में एक और क्या खास है वो है यहाँ पर जो नए नियम जो आए हैं वायदा को लेकर कि डेली प्राइस लिमिट शुरुआत में 4% होगा। 4% का ज्यों ही सर्किट लगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ 15 मिनट ट्रेडिंग हॉल्ट होगा। फिर अगला प्राइस लिमिट होगा 6% का, जो पूरे दिन के दौरान, पूरे ट्रेड के दौरान 6% का ऊपरी या निचला सर्किट होगा। ये कुछ खास बातें जो नया कॉन्ट्रैक्ट कॉटन का आ रहा है। ठीक है, कॉटन के जो नए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं उसकी खास बातें विश्व मोहन ने आपको बता दी हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले बाजार पर एक नज़र जरा डालना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि 17,700 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। निफ्टी बैंक में कमजोरी आ गई है करीब 2.25 अंकों के आसपास की। अडानी ग्रुप के शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी वॉलिटिलिटी है। अडानी एंटरप्राइजेस तकरीबन 4.5% के आसपास की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। अडानी पोर्ट्स में आज हम तेजी देख रहे हैं थोड़ी सी, लेकिन इसके अलावा बाकी के जो ग्रुप शेयर हैं वहाँ पर लगातार हम कमजोरी देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हम लेंगे अजय का, जो कि ट्विटर से आए हैं। इनके पास है अडानी विल्मर के 500 शेयर हैं 700 रुपए के भाव पर। अडानी विल्मर का जो भाव हो गया है वो गिर के तकरीबन 400 रुपए के नीचे आ गया है। 379 का आसपास का भाव है, यानी कि रिकॉर्ड ऊंचाई से अगर आप जोड़ेंगे तो आधे से भी कम। 700 से 450 काफी भारी नुकसान है। अब सौरभ करना क्या चाहिए, क्योंकि देखिए जो ही बुरी खबरें आई सारे के सारे जो ग्रुप स्टॉक्स हैं वहां पर हम कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चर्चा हो रही है कि अगर कहीं वैल्यू किसी को देखनी है अडानी ग्रुप में तो अडानी पोर्ट्स हैं, अंबुजा है, अडानी विल्मर है। इनफैक्ट क्या इनके नुकसान की भरपाई ये शेयर कर पाएगा? अभी निवेशित रहना चाहिए या फिर यहां से निकल जाए और कहीं और दांव लगाएं? अब देखिए, सबको पता है कि अभी ग्रुप के बारे में कुछ खबरें चल रही हैं और मार्केट में स्थिरता नहीं है ग्रुप कंपनी के जितने भी शेयर हैं उनको लेके, क्योंकि यहाँ पर बाजार को क्लैरिटी नहीं है कि क्या है। जब अननोन फैक्टर ज्यादा होते हैं तो नर्वसनेस बढ़ती है और हर कोई उसको उसमें नहीं रहना चाहता। यही एक वास्तविकता है और यही हमने हमेशा देखा भी है। उसी चक्कर में मुझे लगता है कि विल्मर की भी पिटाई हो गई। कुछ तो वैल्यूएशन करेक्शन था और कुछ ज्यादा पिटाई सिर्फ ग्रुप के प्रॉब्लम में है या नहीं है, इस अनिश्चितता को लेके पिटाई हो रही है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर आपको, मुझे लगता है कि क्योंकि आपने ये दे रखे हैं और कंपनी काफी ठीक चल रही है तो आप इसमें अभी के लिए होल्ड रखें, इसमें एवरेज ना करें। और जो अगर आपने नया निवेश करना है तो कैपिटल गुड क्षेत्र में, जैसे कि हमने पहले भी बताया, ऑटो क्षेत्र में या बैंकिंग क्षेत्र में निवेश करें। ठीक है, तो ऑटो या फिर बैंक्स यहाँ पर निवेश करिए, अडानी विल्मर से निकलने की कोशिश करिए। अगले दर्शक हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं जसविंदर जी, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम 6400 का बाइंग प्राइस है, एवरेजिंग प्राइस बजाज फाइनेंस में 27 शेयर्स हैं, क्या होल्ड करूं? ठीक है, ओके, नुकसान हो रहा है आपको। मंदार क्या करना चाहिए? 6400 इनकी एवरेज प्राइस है, बीच में 6000 के ऊपर आने की कोशिश की थी, अच्छी तेजी भी थी, नतीजे भी अच्छे थे, बट टिक नहीं पाई वो तेजी और उसके पास वापस से 6000 के नीचे के लेवल्स ही देखने को मिल रहे हैं आज भी। क्या करना चाहिए स्टॉक में? पूजा जी, देखिए मुझे तो लगता है कि होल्ड करना चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि पिछले 2 साल के अगर लोज सारे अगर मैं ज्वाइन करता हूं, यानी अप्रैल 21 से लेके अब तक के अगर मैं लोज ज्वाइन करके अगर एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूं तो हाल ही में जो हमने लास्ट वीक जो एक बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिला,
वो वही उसी लेवल से है, यानी सपोर्ट का ये जो ट्रेंड लाइन है उस लेवल से इस स्टॉक में बाउंस बैक बना है। तो मुझे लगता है कि प्राइस फिलहाल इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और पॉसिबली यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए राय तो रहेगी कि होल्ड करना है। और जो इसमें स्टॉप लॉस होगा वो 5500 का होगा, 5500 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। अब मैं अगर पिछले 1.5 साल का चार्ट देखता हूं तो इस स्टॉक में एक नैरोइंग कंसोलिडेशन बन रहा है कि जिस केस में ये जो करंट लेवल्स हैं ये सपोर्ट बनते हैं और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 7500 के आसपास है। तो अगर 1 से 2 साल का अगर व्यू हो तो मुझे लगता है कि ये ऊपर के टारगेट्स इस स्टॉक में बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल सपोर्ट पे है, इसलिए 5500 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। ठीक है, 5500 के स्टॉप लॉस से बजाज फाइनेंस को होल्ड करने की सलाह है। 1 से 2 साल का नजरिया हो तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा, ऐसा मंदार को भरोसा है। आगे बढ़ेंगे, इंस्टाग्राम से सवाल लेंगे सोनू मेहता का। इनके पास है डिश टीवी के 4034 शेयर, 17 रुपये 65 पैसे के आसपास के भाव पर ये शेयर हैं। आपसे राय जानना चाहेंगे इस पर सौरभ। डिश टीवी काफ़ी खबरों में रहा है, लेकिन जितने खबरों में रहा है उतना ज़्यादा वोलेटाइल भी रहा है। हालांकि मार्केट कैप अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्केट शेयर है वो इन्होंने लूज़ किया है लगातार, और कहीं ना कहीं कंपनी के भविष्य को लेकर सवाल उठे भी हैं। डिश टीवी आपको लगता है कि एक ठीक कंपनी होगी अगर किसी को लंबी अवधि का नजरिया रखना है, या फिर यहाँ से एग्जिट करें? कोई और बेहतर शेयर बताएंगे आप? देखिए, जहां पर ज्यादा न्यूज फ्लो होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मार्केट शेयर जा रहा है, हम कोई भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो बहुत ये इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का जो बिजनेस डोमेन है, जहां से रेवेन्यू आ रहा है वो मजबूत रहे और वहां पर बढ़ोतरी हो। यहाँ पर वो भी प्रॉब्लम है, मार्जिन का लेके भी प्रॉब्लम है, प्रॉफिटेबिलिटी को लेके भी थोड़ा इशू रहता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो बिजनेस में वॉलेटिलिटी रहती है तो वहां पर कभी भी आपको जो इन्वेस्टमेंट है आपकी बिल्कुल प्लेन तरीके से नहीं बढ़ सकती, लंबा आप एक नजरिया नहीं बना सकते, निकल जाना ही मुनासिब रहेगा। और एल&टी जैसे अगर कैपिटल गुड्स में अच्छी कंपनी है, ऑटो क्षेत्र में महिंद्रा बहुत अच्छा कर रहा है, प्राइवेट क्षेत्र में बैंकों में मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक अच्छा विकल्प है। इस तरह की कंपनी में पैसा लगाएं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के नतीजे से आप नजरिए से आप अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक है, एल&टी है, वहाँ पर अपना निवेश शिफ्ट कर लीजिए। डिश टीवी से निकल जाने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, संजीव जी। संजीव जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मैं संजीव बोल रहा हूँ इंदौर से। मैम मेरे पास ओएनजीसी है 189 पे। ओके, तो कितना समय दे सकते हैं आप संजीव जी? मैं 1 साल दे सकता हूँ और 1 साल 1 ईयर। ठीक है, तो 1 साल का समय है। ओएनजीसी लिया हुआ इन्होंने और 189 पर लिया था। नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पर हल्का इस वक्त। अब हम देखें तो 150 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, 13,000 के आसपास का नुकसान इस वक्त ये झेल रहे हैं। मंदार, ओएनजीसी अभी 1 साल के लिए और समय दे सकते हैं, स्टॉक को बने रहना ठीक होगा? पूजा जी देखिए, मुझे लगता है कि 1 साल में इनके खरीदारी के आसपास वाला भाव तो जरूर मिल सकता है, यानी 180 के आसपास वाला इस स्टॉक में प्राइस जरूर मिल सकता है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है फिलहाल। फिलहाल ये स्टॉक एक नैरोइंग कंसोलिडेशन में है। नीचे में 140, 135 इस तरीके के सपोर्ट्स बने हुए हैं और ऊपर में 175, 180 ये रेजिस्टेंस होगा। तो फिलहाल तो होल्ड कीजिए, सपोर्ट पे स्टॉक है। इसमें स्टॉप लॉस जो है 115 का रहेगा और ऊपर में 180 के आसपास ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, निकल सकते हैं इस ट्रेड में से, या फिर से एक बार पूछ सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं स्टॉक को और फिर देखते हैं फिर आगे कैसे इसमें चाल होती है। लेकिन फिलहाल तो एक नैरोइंग कंसोलिडेशन में और लगता है कि 140 और 180 इस तरीके का रेंज बना रहेगा। ठीक है, रेंज में रहेगा। 180 के आसपास जब जाए तो आप निकलने की कोशिश कीजिएगा ओएनजीसी के शेयर से। लेकिन अब नतीजों की बात कर लेते हैं। नतीजों का जो सीज़न है अपने आखिरी चरण में है। अब हफ्ते 10 दिन तक और नतीजे आएंगे और निफ्टी की ज़्यादातर कंपनियों के नतीजे आ गए हैं। 38 कंपनियों के मोटा मोटी नतीजे आ गए हैं और आज फोकस होगा टाटा स्टील के दिसंबर तिमाही के नतीजों पर। नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, आंकड़े कैसे आएंगे, फोकस कहाँ पर रहेगा, आप कहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा बताइए, नतीजे कैसे आएंगे और फोकस में क्या होगा इस बार? कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है टाटा
स्टील से इस क्वार्टर में वॉल्यूम्स लोअर साइड पे थे और रियलाइजेशंस भी कमज़ोर थे। इसी के चलते कंसोलिडेटेड नंबर्स पर इस क्वार्टर में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यूरोपियन ऑपरेशंस में एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। रियलाइजेशंस लोअर साइड पे थे, ऑफटेक भी लोअर साइड पे थे और इसी के चलते यूरोपियन ऑपरेशंस के एबिटा लेवल पर लॉस देखने को मिलेगा टाटा स्टील में इस क्वार्टर में। नतीजों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ में करीब 8% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पर और मार्जिन्स में भी 200 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स इस क्वार्टर में 8.1% पे आ सकते हैं वर्सेस 10.1% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। स्टैंडअलोन नतीजों की बात करें तो रियलाइजेशंस मार्जिनली डिक्लाइन हो सकते हैं। 65,000 रुपीज़ पर टन पर रियलाइजेशन एक्सपेक्टेड है, लेकिन एबिटा पर टन में इंक्रीज देखने को मिलेगा। करीब 50% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है और कोकिंग कोल प्राइसेस डिक्लाइन हुए थे इस क्वार्टर में और इसी के चलते स्टैंडअलोन एबिटा पर टन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यूरोपियन ऑपरेशंस की बात करें तो कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है यूरोपियन टाटा स्टील यूरोप के। एबिटा पर टन लॉस में दिख सकता है इस क्वार्टर में और ये लोअर रियलाइजेशंस और लोअर ऑफटेक के चलते देखने को मिलेगा। ऑल इन ऑल टाटा स्टील से इस क्वार्टर में वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। यूरोपियन ऑपरेशंस में कमजोरी देखने को मिलेगी और इसी के चलते कंसोलिडेटेड नतीजों पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया आशीषा। तो यूरोप में ग्रोथ को लेकर दिक्कतें हैं, वहां के ऑपरेशंस पर दबाव दिखेगा, उसके चलते पूरे के पूरे कारोबार पर टाटा स्टील के नतीजों पर हम प्रेशर देखेंगे और आय में 10% कमी आएगी, लेकिन मार्जिन पर जो 2% के आसपास का प्रेशर की हम अनुमान लगा रहे हैं उसके चलते एबिडा में काफ़ी ज़्यादा नुकसान की आशंका। 120 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सौरभ जी, अब तक के जो नतीजे आए हैं और जो हमने लिस्ट तैयार की है, हमारी जो रिसर्च टीम ने प्रोवाइड कराई है, सिर्फ 4 नतीजे निफ्टी के आए हैं जो अनुमान से कमज़ोर आए हैं। अगर टाटा स्टील अगर कमज़ोर आए हमारे अनुमान से तो डिसअपॉइंटमेंट निश्चित तौर पर और बढ़ेगी और शायद ये 5वां शेयर हो जाएगा उस लिस्ट में। नतीजों से पहले आपको सजेस्ट करेंगे जिनके पास ये शेयर हैं टाटा स्टील के? मैं समझता हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसे आज के नतीजे देख लेने चाहिए। नतीजों में कैसे नतीजे आते हैं और गाइडेंस कैसी आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो गाइडेंस देखने वाली बात है, क्योंकि काफी ये वॉलेटाइल मार्केट हो चुका है मटेरियल मेटल का। यूरोप में क्या हो रहा है, कंपनी का क्या आउटलुक है यूरोप बाजार को लेके, किस तरह से वो अपनी चीजों को संभाल रहे हैं, कॉस्टिंग को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, गैस प्राइसेस कैसे चल रहे हैं, डिमांड कैसी है। तो ये वातावरण मुझे लगता है कि गाइडेंस से हमें ज्ञान मिल जाएगा कि किस तरह से आने वाले क्वार्टर में नतीजे रह सकते हैं। उसके बाद ही मुझे लगता है कि कुछ सोचना चाहिए कि वहां पर पोजीशन रखनी चाहिए या ऐड करनी चाहिए या बेच देनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा मेटल स्टॉक टाटा स्टील पर आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश से रविंद्र हमारे साथ जुड़े हैं अगले दर्शक। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। रविंद्र जी आपका सवाल पूछिए। मैडम, मेरा नायका के मैंने 151 रुपए 500 शेयर लिए थे, इसको मैं होल्ड करूं कि सेल कर दूं? आप ना लेवल फिर से बताएंगे, क्या खरीद भाव था आपका? मैडम 151 रुपए। 151 पर लिया था आपने, ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। अभी फिलहाल नुकसान हो रहा है, बट मंदार नायका पर क्या व्यू बन रहा है आपका? 151 की इनकी खरीद है, थोड़े समय के लिए होल्ड करना चाहिए क्या? इनके लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वैसे तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, काफ़ी सारे रिटेल निवेशकों को निराशा भी हुई है, बट इनके जो लेवल है उसी के आसपास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है, थोड़ी रिकवरी के लिए बने रहना चाहिए क्या? पूजा जी, आपने सही कहा, लिस्टिंग के बाद से तो इस स्टॉक में वीकनेस ही बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 दिनों में इस स्टॉक का एक ट्रेड बना हुआ है, एक ऊपर की तरफ का इसका एक ट्रेंड बन रहा है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए। इसमें जो पोजीशन जो होल्ड करेंगे इसके लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो रिसेंट लो के नीचे होना चाहिए, तो 118 का स्टॉप लॉस होगा, 118 का। और ये अगर ट्रेंड अगर कंटिन्यू होता है तो मुझे लगता है ऊपर में 160 161 की टारगेट्स भी इसमें बन सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, लेकिन फिलहाल पोजीशन बनी हुई है, उसके लिए 118 का स्टॉप लॉस रखिए और आगे जाते हुए अगर ये ऊपर चलता है तो 160 161 के टारगेट्स मिलेंगे, वहां पे आप रिव्यू कर सकते हैं या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी बने रहिए,
161 रुपए तक ये शेयर जा सकता है, वहां पर आपको अपने पोजीशन की समीक्षा करनी चाहिए। सतीश हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। सतीश जी नमस्कार, पूछिए क्या जाना है आपको? सर HDFC बैंक का वो जानना है कि अभी कितने तक जा सकता है, और एक एथर इंडस्ट्री जो केमिकल इंडस्ट्री है उससे मेरे को जानकारी चाहिए कि मैं कौन सा स्टॉप लॉस रखूं। ये दोनों शेयर आपके पास हैं सतीश जी? हाँ सर है 300 है और उसमें HDFC 100 है। HDFC 100 कौन से भाव पर है आपके पास? है? भाव क्या है आपका? मेरा भाव है ये एथर इंडस्ट्री IPO का है और 642 का, और HDFC 1610 का है था। 1610 का है। हाल फिलहाल ही आपने ये शेयर इसका मतलब लिए हैं HDFC बैंक के। आपसे राय जानना चाहेंगे सौरभ जी, HDFC बैंक या फिर HDFC बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे अभी ये शेयर चल रहे हैं और उम्मीद यह है कि मर्जर की प्रक्रिया कंप्लीट होने तक, जो कि उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल शायद जुलाई तक हो जाएगा, यही चाल दिखेगी। HDFC बैंक में हमने अच्छी तेजी देखी है, लोअर लेवल से लगातार ये शेयर चढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी सुधर रही है। क्या आपको भरोसा है कि अभी ये और चलेगा और बिना किसी टेंशन के निवेशित रहना चाहिए इसमें? देखिए काफी वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है पिछले दिनों, अगर हम HDFC बैंक की बात करें, और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी आई है। ये वाले नतीजे बाजार को काफी पसंद आए, जिस तरह से परफॉर्मेंस आई है, NII में ग्रोथ देखने को मिला, बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिला, बिजनेस ओवरऑल इंडस्ट्री से बेहतर चल रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई शक की बात है कि अगर लंबे समय के लिए इस बैंक को रखा जाए तो जिस तरह की पहले रिटर्न आती थी वो रिपीट एपिसोड ना हो। मेरी सलाह से तो ये होल्ड है। पर आपका क्या व्यू है? IPO के भाव के हैं 642 रुपए के भाव बता रहे थे वो, और इस वक्त 883 पर ट्रेड कर रहा है ये शेयर का नाम एथर इंडस्ट्रीज। माफ कीजिए, ट्रैक नहीं करता। एथर इंडस्ट्रीज, ठीक है। सर मंदार, आप कोई राय दे पाएंगे एथर इंडस्ट्रीज पर? मंदार? अभिषेक जी नहीं, 6-7 महीने का आपको चार्ट मिलेगा, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ठीक है, चलिए किसी और एक्सपर्ट से जानेंगे, कभी इस पर हम राय जरूर लेंगे। लेकिन फिलहाल अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे। ट्विटर से सवाल आया है रवि का, इनके पास से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 100 की क्वांटिटी है, 2400 रुपए के भाव हैं। मंदार, रिलायंस पर आपसे व्यू लूंगा। देखिए 2300 रुपए के आसपास का भाव इस वक्त स्क्रीन पर है, और ये वही भाव है जिस भाव से पिछले साल 1.5 साल में लगातार शेयर ने बाउंस बैक दिया है, और यहां से सफर तय करता है 27-28 रुपए की रेंज तक। तो रेंज के लोअर लेवल पर अभी है। आपको लगता है कि यहां से अब नीचे नहीं जाएगा, और मान लीजिए किसी को नया अगर शेयर लेना हो, ठीक भाव आपके हिसाब से है या फिर और करेक्ट होगा थोड़ा सा? अभिषेक जी देखिए, 1.5 साल से यही लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो जिस तरीके का ट्रेड हमने पिछले 1.5 साल में देखने को मिला है कि हमेशा 2300 2250 के आसपास आके यहाँ से बाउंस बैक कर देता है, तो उसी तरीके का ट्रेड पॉसिबली इस स्टॉक में आगे जाते हुए भी बनेगा। जो इनकी पोजीशन है उसके लिए 2100 का स्टॉप लॉस सुझाता हूँ। 2100 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए फिलहाल एक कंसोलिडेशन में, और एक कंसोलिडेशन में एक अच्छी खासी अपमूव के बाद बन रहा है। यानी 2020 से अगर इसका स्टॉक का अगर आप मूव देखो तो 900 से पहले ये 2200 तक चला, 2200 के बाद इस स्टॉक में एक 8 महीने का कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फिर से ऊपर चला ये 2700 रुपए तक, और तब से ये कंसोलिडेशन है। तो मुझे लगता है कि अंडर करंट इस स्टॉक में पॉजिटिव है। 2100 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। सिर्फ इसमें जो व्यू है वो 3 से 5 साल का रखना जरूरी है। अगर 3 से 5 साल का व्यू रखते हैं तो ऊपर में अच्छे खासे इस स्टॉक में टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। प्लस ये जो 2 लेवल्स हमने बात की कि ये कंटिन्यूसली पिछले 1.5 साल से ये 2 लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहा है, 2300 2250 का सपोर्ट और ऊपर में 2700 का रेजिस्टेंस। तो ये लेवल्स का यूज करके इस स्टॉक में अगर एक मीडियम टर्म व्यू से स्विंग ट्रेड करते हैं तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी स्टॉक में बनेगी। प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए का जो व्यू है वो होल्ड ही रहेगा, 2100 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय 2100 का स्टॉप लॉस आपको सुझाया जा रहा है, होल्ड करने की राय रिलायंस में। अगले दर्शक हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं विशाल। विशाल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते। मेरा सवाल 2 स्टॉक के बारे में था। एक तो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, जो मेरा परचेज प्राइस है 1775 का, 70 शेयर्स है, और मैं चाह रहा था कि और उसमें ऐड करने का, तो अभी करना चाहिए कि नहीं। और सेकंड स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स,
उसका 6300 का परचेज प्राइस है 10 स्टॉक्स का, तो उसमें भी और ऐड करना चाहिए कितने? 6300। हाँ ठीक है। फाइन ऑर्गेनिक्स काफी पहले की खरीद लग रही है आपकी। 6300 बताया आपने? मैंने एवरेज प्राइस 6300 का 6300। लेकिन नुकसान काफ़ी हो रहा है, उससे भी काफ़ी नीचे आ चुका है। 7000 तक के ऊपर के लेवल्स भी हमने देखे थे इस स्टॉक में, लेकिन तब से स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड ही है। पहले फाइन ऑर्गेनिक पर आपको राय दिलवा देते हैं। आज भी स्टॉक में देखिए करीब 2.5 से 3% की गिरावट है और काफ़ी समय से स्टॉक टूट रहा है लगातार। 6 महीने में ही देखेंगे तो करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है स्टॉक में। काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। सौरभ, फाइन ऑर्गेनिक अब आगे क्या करना चाहिए? इनकी एवरेज प्राइस 6300 के आसपास आ चुकी है, बट क्या कोई आसार नज़र आ रहे हैं आपको इसमें रिकवरी के, या फिर किसी उछाल पर निकलने की कोशिश करें? देखिए, बिजनेस अगर ऑपरेशंस को देखें तो थोड़ा वहां पर वॉलिटिलिटी देखने को मिला है, मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है, और शायद जो स्टॉक का वैल्यूएशन था और जो अभी ग्रोथ आ रहा है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। अभी लगता नहीं कि स्टॉक थोड़ा संभलेगा, क्योंकि इतना कोई मैनेजमेंट का कोई बहुत ज्यादा गाइडेंस तो आता नहीं है कि बिजनेस मैकेनिक्स क्या है, तो कह पाना बड़ा मुश्किल है आने वाले समय में कि कैसा कंपनी का बिहेव रहेगा। और दूसरा स्टॉक जो इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक पूछा है, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव हो गया है। जिस तरह से बिजनेस ग्रोथ के रिजल्ट आए हैं, जिस तरह से उसका बिजनेस ग्रोथ आ रहा है, एडवांस बुक ग्रोथ आया है, जो एनपीए लेवल है, और खासकर उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन और आरओए है, बहुत अच्छा है इंडस्ट्री में। मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है पैसे लगाने के लिए। तो कोटक महिंद्रा में मेरी सलाह रहेगी आप होल्ड रखें। % नीचे हालांकि आज ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, आखिरी सवाल लेंगे इस शो का, व्हाट्सएप के जरिए है आरसी डिमरी जी का देहरादून से। इनके पास है अडानी पोर्ट के 24 शेयर 775 रुपए के भाव पर। जिन्होंने भी 2 महीने से पहले शेयर लिए होंगे निश्चित तौर पर नुकसान में होंगे, लेकिन अडानी पोर्ट वो शेयर है जहां पर हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा स्थिरता दिख रही है। पिछले 2-3 दिन के ट्रेड में ये शेयर न सिर्फ स्थिर हो रहा है बल्कि रिकवर भी हो रहा है। 395 रुपए के भाव तक ये गिरा था और अब ये 510 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 775 की हालांकि खरीद थोड़ी सी दूर है अब इनकी खरीद भाव। लेकिन सौरभ जी, आपकी क्या राय है? क्या आपको कन्विक्शन है कि अडानी पोर्ट, क्योंकि ये सिलसिलेवार ढंग से सारे के सारे शेयर टूटे अडानी के, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वैल्यू अडानी पोर्ट में ज्यादा है और इसमें उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए? देखिए, जो अभी अनिश्चितताएं हैं उस ग्रुप को लेके, वो उसकी वजह से तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा अभी जब तक क्लैरिटी नहीं आती वो चलेगी, क्योंकि बिजनेस काफी अच्छा है अडानी पोर्ट का, या बैक्ड बाय रियल एसेट्स है, ग्रोथ अच्छा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसमें सैनिटी पहले आया है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक प्राइस। इसीलिए लंबे समय के निवेशक हैं तो आप बने रहें, और अगर आपको शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी से परेशानी है तो मुझे लगता है कि इस बाउंड से आपको इस्तेमाल करके निकलना पड़ेगा। सौरभ जी का ये भी। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सौरभ जी, मंदार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए, साथ ही हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने के लिए। फिलहाल मुझे और